हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम और यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा देखिए। इसके 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नई और पुरानी एनसीईआरटी से मिलाकर के इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। क्लास 6 के चैप्टर 4 से लिए गए सारे के सारे प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इनको अटैम्प्ट करिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट और यूपीएससी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को वैल्यूएट करने का मौका है। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को मिला करके बनाई गई सीरीज़ है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। क्योंकि हमारा टारगेट है 80+ क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जाकर सॉल्व करके आना। यदि आप बेसिक से अंडरस्टैंडिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। क्योंकि एनसीईआरटी का यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी एडवांस बुक पढ़ने का आपको फ़ायदा होगा। यदि आपके क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, यदि इन क्वेश्चन में से आपके कम से कम 25 से 26-27 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको ये वीडियोस पूरी डिटेल से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को बहुत डीपली समझाया गया है। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लाइक नहीं करते हैं। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए मैक्सिमम, और मैं ताकि और भी वीडियो लेके आ सकूं आपके लिए। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ से आप सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल भी फ्री हैं। ठीक है। यदि आप कांटेक्ट ना कर पाएँ तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिखिए। जितनी जल्दी लिखेंगे मैं आपको उतने ही जल्दी आपके उस कमेंट को कमेंट सेक्शन में भी ले जाऊंगा और साथ में उसको पिंड भी कर दूंगा। सबसे अच्छा आंसर डिटेल में लिखना, एक्सप्लेन करके। सबको पता है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन आपको ये बताना है कि कब हुआ था, पूरी डिटेल लिखनी है उसकी। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो को लास्ट में दूंगा। ऑप्शन 1 है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 4 आरंभिक नगर से लिए गए पहले प्रश्न है। इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। मेरे साथ अटैम्प्ट करिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कितने सही होते हैं, और ईमानदारी से नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन करना कि आपके टोटल कितने सही हुए हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है सुत्काको। जो भारतीय उपमहाद्वीप में कई ऐसे आरंभिक नगर खोजे गए हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो था हड़प्पा। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए हड़प्पा। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा के बारे में आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही कोई बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी इसकी खोज? दयाराम साहनी ने। ठीक है। ये और किस नदी के तट पर ये पड़ता है? रावी नदी। रावी नदी कौन सी है? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से निकलती है रावी नदी। ठीक है। उसके बिल्कुल बैंक पे ये पड़ता है हड़प्पा शहर। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी। एक तो मिला था अन्नागार, जिसे अन्न भंडार कहते हैं, कांसे की गाड़ी मिली थी, और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली थी, गरुड़ का चित्र जिसमें मुद्रा थी एक उनकी, और मशुआरे का चित्र भी मिला था, और शंख, बैल और कांस्य दर्पण, ये सारी चीज़ें यहाँ से हड़प्पा से मिली थी। और आगे बात करें हम यदि मोहनजोदड़ो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। ये पाकिस्तान की एक सिंध प्रांत है, उसमें पड़ता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। RD बनर्जी कहते हैं इनको। और ये कब की थी? 1922 में। ये कौन सी नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है सिंधु नदी पर। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार नदियाँ के मिलाने के लिए ही पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो विशाल स्नानघर मिलता है, वहाँ पर बहुत बड़ा स्नानघर था, और पुरोहितों का आवास मिलता है, महाविद्यालय, 16 मकानों वाला एक बैरक भी मिलता है, कांसे से बनी हुई एक नगन महिला की मूर्ति मिलती है, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। और चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिलता है वहाँ से। एक और बात बार बार एग्जाम में आती है, वो एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं कहाँ से मिलती हैं? वो भी मिलती हैं
मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर इतने फैक्ट आपने बिल्कुल भी याद रखने हैं। यदि आप नोटबुक साथ में रख के बैठोगे तो साथ में नोट करते रहना, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम लोथल की। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और कब की थी? ये 2 बार इसकी खोज हुई थी। पहले तो रंगनाथ राव ने 1955 में की थी, उसके बाद 1962 में फिर से इसको दोबारा से खोजा गया था। 2 बार इसकी एक्सकवेशन हुई थी। और ये कौन सी नदी के तट पर पड़ता है? ये भोगवा नदी। यह भी आप जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें मिली थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी। एक तो गोदीबाड़ा मिला था वृत्ताकार और चौकोर था, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी, एक तो मिली थी यहाँ से अग्निवेदिका, फिर मिला हाथी के दांत, चावल, बाजरे और 2 मुँहे राक्षस का अंकन भी यहाँ से मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार एग्जाम में जो पूछी जाती है कि फारस की मुद्राएं, ये फारस की मोहर मिली थी, वो कौन सी साइड से मिली थी? लोथल से, ठीक है। एक घोड़े की मम्मू मूर्ति भी मिली है यहाँ से, और 3 युग्मित समाधियाँ भी मिली हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बार बार पूछी जाती है कि चलाक लुम्बड़ी का जो चिन्ह है वो कहाँ से मिला है, ठीक है। चलाक लुम्बड़ी का चिन्ह यहाँ से ही मिलता है, लोथल से। यह भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुतकाह को की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये कहाँ पर है? जो सुतकाह को है ना, ये पेरिन एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में पड़ती है ये भी। और यहाँ से इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। और ये सुतकाह को कौन सी नदी के तट पर पड़ता है? शादी कौर। वहाँ पर एक नदी चलती है, उसका नाम है शादी कौर, उसकी बिल्कुल बैंक पे ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से 2 टीले मिले हैं, मृदभांड की साक्षी यहाँ से मिलते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, सिर्फ 2 टीले यहाँ से मिले। यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न का कि कौन सा नगर पहले खोजा गया था? वो खोजा गया था हड़प्पा। और हड़प्पा जो इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा की जब हुई थी ना, लगभग इसका निर्माण माना जाता है कि 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। हड़प्पापुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए है गुजरात भारत, बी ऑप्शन पंजाब भारत, सी ऑप्शन पंजाब पाकिस्तान, या फिर डी काबुल अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, जब तक आप इन चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करोगे ना, आपकी गलती होने की संभावना तब बढ़ जाएगी, ठीक है। जब भी आप ऐसे आ जाएं, नहीं है उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनी रहे। ये पहला ऑप्शन है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। और सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था, ठीक है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ये भी कथन सही है, ठीक है। जो सही नहीं है वो कथन हमने बताना है। ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल गलत है। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, ठीक है। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी, ठीक है। लेकिन इनके दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों सालों बाद भी आज तक वो दीवारें खड़ी हैं। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा वर्ड लिखा है, कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनवाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है, ठीक है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं है, इसको अंडरलाइन करिए। ऑप्शन ए है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही कथन है। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये कथन भी सही कथन है। और ऑप्शन सी है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। आप इसकी फ़ोटो भी देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे, आपको ये चीज़ें सारी बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती हैं। और ऑप्शन डी है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। जो कथन गलत है। देखिए, सिंधु नदी
के बिल्कुल तट पर तो पड़ता है मोहनजोदड़ो, ये तो बात सही है, लेकिन वहाँ से नहरें निकाल करके इस तालाब में पानी लाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है कि जो इस स्नानघाट को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, ठीक है, उसके बाद प्रयोग करने के बाद उसको खाली कर दिया जाता था। शायद ये माना जाता है कि कोई खास समारोह होता था या खास अवसरों पर ही वहाँ पर स्नान किए जाते थे। इस प्रकार यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की बात आई है तो उसमें हम देखेंगे, उसमें हड़प्पा सभ्यता की बात आती है ना जब, तो सभ्यता की बात आए तो पूरी सभ्यता को ही हमने देखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार मैंने भी खुद क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट से पूछा है कि अकेला हड़प्पा हड़प्पा जगह के बारे में पूछ लो, तो सभ्यता के बारे में पूछ लो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही सभ्यता चलती है। ठीक है, वो क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं उस समय इसी वर्ड को लेकर बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलना, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें हड़प्पा के बारे में ही अकेला पूछा गया था, लेकिन बच्चों ने सभी ने आंसर हड़प्पा सभ्यता को देख करके लगा दिया कि वहाँ पर चावल के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा से नहीं मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा के एक पर्टिकुलर एरिया में चावल के साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो हमने ये बताना है। एक ऑप्शन है कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन एक है सिंध पाकिस्तान, दो ऑप्शन गुजरात भारत, तीसरा राजस्थान भारत, चौथा हरियाणा भारत, या फिर पांचवा ऑप्शन है पंजाब भारत। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राप्त हुए हैं हमें, वो इन सारी जगहों से हुए हैं। आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऐसा एरिया है, बहुत लंबा और वास्ट एरिया है हड़प्पा सभ्यता का। तो नीचे दैमाबाद से लेकर ऊपर मांडा तक, ठीक है, और आलमगीरपुर से लेकर के बलोचिस्तान एरिया सुतकांगे दो तक ये एरिया पूरा फैला हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ, इसके आगे भी है ये। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, जो पाँचों के पाँचों नगर हैं वो सभी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 और 5। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है, इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने नहीं जरूर देखना है यहाँ पर फिर। और इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ठीक है, ये वाला कथन जो बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये कथन भी सही कथन है। और इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। ठीक है, ये कथन गलत है। कैसे गलत है मैं आगे बताता हूँ। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये कथन भी सही है। यहाँ पर ए, बी और डी तीनों कथन सही है, लेकिन सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिसके जरिए इनकी देखभाल की जाती थी। ठीक है, खुला नहीं रखा जाता था, लेकिन इसकी देखभाल की जाती थी। और घरों में नालियाँ को सड़कों के साथ, नालियों के साथ बिल्कुल जोड़ दिया जाता था, और जो बाद में नालों में जाके मिल जाती थी। राइट, यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। ऑप्शन दो है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। और तीसरा ऑप्शन है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑप्शन एक है बिल्कुल नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वहाँ के शासक थे वो अपनी जो बिल्डिंग्स भी थे वो बिल्कुल वहीं बनाते थे जहाँ पर उन्होंने पूरे गांव को बसाना होता, ताकि उनके ऊपर नियंत्रण भी रख सकें। ठीक है, तथा वो लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में ही रहते थे। क्यों ये भी वहाँ रहते थे? क्योंकि क्या होता था कि जो मोहरें होती थी उनके ऊपर भी वही लिखते थे उस समय, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी लिखते थे। और शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। क्योंकि शिल्पकार जिसमें स्त्री भी आते थे, पुरुष भी आते थे, अपने घरों में ही रहते थे, उद्योग भी वहीं करते थे। ठीक है, और उसी कारण वहाँ पर व्यापार भी उनका चलता था। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा से प्राप्त बांट और मणकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है बांटों के बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन दो है मणकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थरों का प्रयोग होता था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जल्दी से सोचिए कौन सा कथन सही हो सकता है।
ऑप्शन एक है बांटों के बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग होता था, ये कथन गलत है। ठीक है। और मानकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग होता था, ये कथन बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन केवल दो सही है, दो ऑप्शन केवल यहाँ पर बी में है, बी इसका सही आंसर है। देखिए बांटों को बनाने के लिए जो चूना पत्थर है उसका प्रयोग नहीं होता था, ये तो बात क्लियर है। इज इट क्लियर? वहाँ पर चाट पत्थर का प्रयोग होता था, क्योंकि चाट पत्थर थोड़ा सा महंगा होता था। माना जाता है ऐसा वहाँ पर कि जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य धातु होती थी उनको तोड़ने के लिए इसको बनाया जाता था। यहाँ पर केवल एक कथन जो ऑप्शन दो है वो सही है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? हमें यह बताना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है धौलावीरा, या फिर डी कालीबंगा। कि जो निम्नलिखित में से हड़प्पीय स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है वो मिली है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। लेकिन हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो के बारे में पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। और धौलावीरा ये पड़ती है कच्छ गुजरात में। इसकी खोज की थी 1959 में बीबी लाल ने की थी इसकी खोज। उसके बाद लगभग 30 साल बाद 1990 और 91 में दोबारा से इसकी खोज की गई थी आर.एस. बिष्ट के द्वारा। यह भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो मिली है, एक तो सफ़ेद कुआं वहाँ मिला है, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर इसे माना जाता है। और नागरिक उद्योग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, यहाँ पर एक अभिलेख भी मिला था जिसपे कुछ साइन बोर्ड था जिसपे कुछ अक्षर लिखे हुए थे, आज तक पढ़े नहीं गए कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। और साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, पत्थर की बनी हुई नेवले की मूर्ति, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खेल का मैदान भी यहाँ से ही मिला है। आगे बात करते हैं हम कालीबंगा की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा। कभी भी एग्ज़ाम में जाए ना तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमसे छूट जाए। ठीक है, कालीबंगा एक इम्पॉर्टेंट साइट है, घग्गर नदी राजस्थान में पड़ती है ये। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 में। और कब तक चलती रही? 1960 में दोबारा से फिर से खोज की गई इसकी। इससे यहाँ से आरंभिक हड़प्पा से हल के द्वारा जुते हुए खेत, बेलनकार मोहरें, पक्की मिट्टी का हल सबसे पहले ज्ञात यहाँ से हुआ था। और एक बात सबसे बार बार पूछी जाती है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं कालीबंगा से। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ और कच्ची और अलंकृत ईंट यहाँ से ही मिलती है। जो काले रंग की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा भी पड़ा है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ऑप्शन दो है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। और ऑप्शन तीन है मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमने देखना है कौन सा कथन सही है। जब भी मैं कहता हूँ ना क्वेश्चन को पढ़ो तो कीवर्ड को अंडरलाइन करिए। यहाँ पर केवल लिखा है, इसको थोड़ा सा देखिए। सोने और चांदी से बने हुए गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। और मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये कथन भी सही है। तांबे और कांसे के अलावा, यहाँ केवल लिखा है ना, तांबे और कांसे के अलावा भी और औजार भी बनते थे, हथियार भी बनते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा। एक और तीन कथन यहाँ सही है, एक और तीन कथन यहाँ पर है ऑप्शन दो में, ऑप्शन बी में, बी इसका सही आंसर है। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सुतकाके को, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँगा कि आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आसान देखने को आसान ही लगते हैं, लेकिन गलती हमेशा वहाँ होती है जब थोड़ी सी उसमें से हमें पढ़ने में चूक रह जाए। ठीक है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थल से मिले हैं? ये मिले हैं ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ मोहनजोदड़ो। बाकी सब ऑप्शन के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो और सुतकाको और हड़प्पा। और यहाँ पर बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना, घग्गर नदी कहाँ पर पड़ती है? ये हरियाणा में। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये मिलान के लिए भी पूछा जा चुका है। तो इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान ने। कब की थी? ये भी आपको कई बार मिलान में पूछा जाता है, 1963
1963 में। ईयर भी आप जरूर याद रखना, यदि आपके पास नोटबुक है तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। 1963 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी। प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं दोनों, ठीक है। और भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को ही माना जाता है। राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये याद रखना है कि जब भी एग्ज़ाम में आएँ इन प्रश्नों को थोड़ा सा धैर्य से और ध्यान से पढ़ें। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, सही कथन है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। और कारण क्या है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए ये भी सही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेहरगढ़ के अलावा मोहनजोदड़ो से भी आपको कपड़े के साक्ष्य मिलेंगे। आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कपड़े के टुकड़े वहाँ मिले। इसका मतलब है कि वहाँ पर भी मोहनजोदड़ो से भी कपड़े का निर्यात या आयात होता था, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल रंग, बी ऑप्शन हरा, सी ऑप्शन पांडु रंग या फिर डी नीला रंग। तो हड़प्पा से मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा रंग जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है ऑप्शन ए लाल रंग। क्योंकि क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये तो तथ्य सही है। और इन बर्तनों के ऊपरले वाले हिस्से में वो लाल रंग की पुताई कर देते थे, और जो नीचे वाला हिस्सा होता था, जो उसके बिल्कुल नीचे का हिस्सा रहता था, उस पर वो काले रंग का पेंट कर देते थे, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए लाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्यांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है, इस काल में फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, और इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख यहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। वहीं फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही कथन है? हमने सही बताना है। देखिए जो हड़प्पा काल में जो प्रयोग करने वाला फ्यांस होता था उसको एक्चुअली क्या था, रॉ मटेरियल होता था। उससे फ्यांस से मनके भी बनते थे, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख यहाँ प्राकृतिक रूप से मिल जाते थे, वहीं फ्यांस को कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता था, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, दोनों सही हैं। इसका मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट की प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। हमने सूची 1 में आयातित वस्तुएं हैं, सूची 2 में स्थान है जहां से वो आती थी, ठीक है। तांबा कहाँ से आता था? तांबा आता था उस समय राजस्थान से, ठीक है। टिन का वो आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से, ठीक है। उसके बाद वो सोना कहाँ से लाते थे? सोना आता था मैक्सिमम उनका कर्नाटका से, कर्नाटका की खानों से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मिलते थे। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने यहाँ पर नहीं कथन पर जरूर ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 है, कृषक और चारवाहे गांव में रहते थे। ये कथन सही है, क्योंकि जो खेती करने वाले थे और चारवाहे जो थे वो गांव में ही रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये कथन भी सही है। हड़प्पा के लोग इन सारी फसलों का वो बीजते थे, उगाते थे इनको। और ऑप्शन 3 है, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि उस समय जब हल चला, हल के बारे में जब उनको टेक्निक का पता चला, वो उनके लिए सब नई बात थी। ये तीनों कथन सही हैं। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये कथन गलत है, क्योंकि क्या था कि सभी जो हड़प्पा नगर थे वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे भी थे वहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी, ठीक है, जिसके लिए उनके पास जल पर्याप्त नहीं रहता था। इसीलिए ये कथन गलत है। और उस सिंचाई के लिए लोग ना पानी को संचय कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे एक जगह पर, आवश्यकता पड़ने पर उसी को फसल के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये कथन गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति है, सूची 2 में नदी जिस पर वो अवस्थित है। ये मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में बताया है, आपको जल्दी से इसका आंसर करना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, और लोथल जो है ये भगवा नदी के किनारे पर है। यहाँ पर सीधे इनको मिलाया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि हड़प्पा का महत्वपूर्ण जो स्थल है धौलावीरा ये कौन से राज्य में है। यह है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। ठीक है। हड़प्पाकालीन नगर दो भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। देखिए जो सबसे ज़्यादा नगर था इम्पॉर्टेंट जो तीन भागों में बांटा हुआ था वो था ऑप्शन सी धौलावीरा। मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में बताया, ये भी आप याद रखना। धौलावीरा तीन हिस्सों में बटा हुआ शहर था, बाकी जितने भी शहर हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए मिलते हैं आप लोगों को। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी ऑप्शन पंजाब, सी राजस्थान या डी फिर गुजरात। देखिए जो हड़प्पा का लोथल नगर है ये मैंने पीछे आपको बताया था ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। ठीक है। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने यहाँ पर देखना है कौन सा कथन गलत है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ एक बंदरगाह भी था, ये कथन सही है, बंदरगाह बिल्कुल था वहाँ पर। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी कथन सही है। और यहाँ से एक इमारत मिली है, यहाँ मनके बनाने का काम होता था, बिल्कुल सही कथन है क्योंकि वहाँ मनके बनते थे लोथल में। ये गुजरात में माही नदी के किनारे पर बसा है, यही कथन यहाँ पर गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, भोगवा नदी, उसके तट पर है। ठीक है, माही नदी पर नहीं है। यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। हड़प्पाकालीन मोहर मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ऑप्शन दो है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। देखिए यहाँ पर दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों के थैलों के चिन्हित करने के लिए किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जब भी ले जाते थे तो उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ पर कथन एक सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था, ये कथन गलत है। मोहरबंदी का मतलब होता था जब उन्होंने कोई चीज़ पैक कर दी, पैक करने के बाद उसके ऊपर जब लेवल लगा दिया और उसके बाद मिट्टी का वहाँ पर एक मोहर लगा दी, जिसे कहते हैं ना सील लगा देना, सील कर देते थे, उसको कहते थे मोहरबंदी। ना कि प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी होता था। इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत है। केवल एक ऑप्शन सही है, एक यहाँ पर है ऑप्शन ए में, ए इसका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, इनमें से कौन सा सही है हमने देखना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी पुरातत्वविद बताते हैं सभी के अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत हैं उनके। कोई कहता है कि नदियों के सूखने से हो गया, कोई कहता है जंगलों का विनाश हो गया, इतनी ज़्यादा वहाँ पर भेड़ बकरियाँ इसने जानवर इतने थे कि वो पूरा जंगल ही खा गए। शासकों का नियंत्रण नहीं था लोगों पर, इसीलिए वो हो गया। कुछ कहते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं, ये सभी कारण इसमें सम्मिलित हैं और यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 4 भारत 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, हमने देखना फिर सही कथन कौन सा है। ऑप्शन एक है गणराज्य ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी, ये कथन सही है। और गणराज्य में कोई वंशागुणित राजा नहीं होता था, ये भी सही कथन है। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में पता चलता है कि दोनों पर अपना गणराज्य था। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तीनों सही हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है लगभग 542 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना, उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े, बिल्कुल सही है। ऑप्शन दो है मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था, हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था, सही बात है। क्योंकि जो मगध राज्य था ना बहुत ही इनरिच्ड राज्य था, वहाँ पर ये चीज़ें आम बात थी, बहुत ज़्यादा लोहा मिलता था वहाँ पर, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल करके वो लड़ाइयों में हथियार बनाते थे, ये कथन सही कथन है। और थर्ड ऑप्शन मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था, ये भी कथन सही कथन है। तीनों कथन सही हैं, इसका मतलब सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया। ऑप्शन एक है बिंबिसार, ऑप्शन दो है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन या फिर ऑप्शन डी नगदशक।
आपको ये बताना है कौन ऐसा शासक था जिसने अपने पहले पिता को मारा, उसके बाद उसके बेटे ने ही उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है, राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। ये बिल्कुल सही कथन है। और राजा अब राज्य का प्रतीक बन गया था, अतः राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई थी। ये कथन भी सही कथन है। और राजा शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। ये भी कथन सही है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करों का बड़ा महत्व था क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, ये कथन सही है। और कर वसूल करने के लिए राजा अधिकारियों को एक दल नियुक्त करता था। ये भी कथन सही है, उसने एक दल नियुक्त कर रखा था। और किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा राजा के लिए देना पड़ता था। ये कथन भी सही कथन है। तीनों कथन सही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा असत्य है, हमने देखना कौन सा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 1 है, इनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, हम महावीर की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन 2 है, इन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल ढूंढते रहे। ठीक है, ये कथन भी सही कथन है। इन्होंने 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। ये भी कथन सही है। इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए गए, वो संस्कृत में नहीं। ये भी कथन सही है, क्योंकि वो लोकल लोगों को जो देखते थे, जो लोग उनकी भाषा को समझते हैं, उसी में वो उपदेश देते थे। और इनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ तक कथन सही है, लेकिन ये लुम्बिनी में ना होकर के वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये कथन यहाँ पर गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, हमने ये बताना है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या फिर पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल का राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध से जन्म लेता है। ठीक है, बुद्ध का जो बचपन का नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर के जन्म के कुछ देर बाद ही हुआ था। तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी एक वन पड़ता है, जो आजकल नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया बढ़ जाता है ना, तो वहाँ पर है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक घूमते रहे और बहुत ही कठिन तपस्या की। ठीक है, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और बुद्ध ने अहिंसा के महत्व पर बल दिया कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था। बहुत सारी उनकी शिक्षाएं हैं और इनके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लुम्बिनी ग्राम। तो दोस्तों, ये थे क्लास 6 के चैप्टर 4 दोनों, दो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी बुक्स के सारे प्रश्नों को आज हमने हल किया है। उम्मीद है आपने यहाँ से कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दिल से स्टडी करिए, क्योंकि आप अपने लिए डिसाइड कर लो कि आपने क्या करना है। डिसीजन आपका होगा, क्योंकि जीवन आपका है। पेरेंट्स तो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और हम हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे कि आप आगे बढ़ें, जितना भी आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी अचीवमेंट्स को अचीव करें। यही हमारा टारगेट रहेगा, यही हमारी कोशिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोविड से बच के रहिएगा और अपनी पढ़ाई पर और भी फोकस करिए। एग्ज़ाम बहुत पास है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।